औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम तलबा व तलबात खैरियत से होंगे। मैं ज़ुल्करनैन अब्बास आपका केमिस्ट्री टीचर अपने पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हम आज के इस लेक्चर में ग्रेड 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो फंडामेंटल्स ज़रूरियात को कहते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री की ज़रूरियात। हम इस चैप्टर में ये चैप्टर बेसिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम तमाम केमिस्ट्री के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन तमाम बेसिक डेफिनेशंस को इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, क्योंकि हम ज़रूरियात में तो तब जाएंगे जब हमें पहले केमिस्ट्री समझ में आ जाए कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स की तरह साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे मैटर को और मैटर में आने वाली तमाम तब्दीलियों को। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड चेंजेस अकर इन मैटर। मैटर और मैटर में आने वाली तमाम तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे। उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब इसमें एक एग्जांपल मैंने लेने की कोशिश की है, लेकिन इस एग्जांपल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये मैटर बजात खुद है क्या। मैटर को समझने के बाद फिर इसमें आने वाली तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैटर को डिस्कस करते हैं कि मैटर है क्या। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल के थ्रू केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसी ब्रांच है। तो मैटर सिंपली अगर हम मैटर को डिफाइन करेंगे तो स्पेस ऑक्युपाइड एन ऑब्जेक्ट एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। वो तमाम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिस्म रखती हो, उन तमाम चीज़ों को हम कहेंगे मैटर। अब इस मैटर में अमूमन बच्चे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आया हम इस मैटर की डिफिनीशन में वो तमाम चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिस्म रखती हो, मास रखती हो, ये वर्ड इस्तेमाल करें या वेट रखती हो, ये वर्ड इस्तेमाल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर दें कि ये मास और वेट केमिस्ट्री में नॉर्मली हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं मामूल के मुताबिक, लेकिन फ़िज़िक्स में इन मास और वेट के दरमियान में बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि मैटर में हम मास इस्तेमाल करें या वेट इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखें, मैंने मास इस्तेमाल किया है और है भी मैटर की डिफिनीशन में वेट से बेहतर ये है कि आप मास इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि वेट अपने आप में खुद कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, बिकॉज वेट जो है वो प्रॉपर्टी है, अर्थ की एक प्रॉपर्टी है, ज़मीन की एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि ज़मीन की ग्रेविटी है, ग्रेविटी के साथ जितना अट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, उसे कहते हैं वजन। अब ये वजन ग्रेविटी के साथ साथ तब्दील हो जाएगी। जैसे कि एक बॉल हम जब ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो उसकी वेट ज़मीन से ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना भी ऊपर जाएगा उसकी वेट कम होती जाएगी। यहाँ तक कि अगर उसको हम स्पेस से या ग्रेविटेशनल फील्ड से वो चीज़ बाहर चली जाएगी तो उसकी वज़न ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी नहीं होती है तो वज़न नहीं होती। तो लेकिन मास हर जगह में होती है। जैसे कि आप फील्ड के बाहर यूनिवर्स में, इतनी बड़ी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भी तो चीज़ें मौजूद हैं जो जिनकी वहाँ पर वेट तो नहीं होगी लेकिन उसका मास होगा। अगर वेट हो तो भी वेट चेंज होती रहती है। सो बेहतर ये है कि आप वेट की जगह में मास को इस्तेमाल करें। अब आप लोगों को मैटर की एक दफ़ा फिर मैं डिफाइन करता हूँ। वो तमाम चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिस्म रखती हो उन्हें हम मैटर कहेंगे। अब मैटर की एग्जांपल में हम ले लें तो मैटर याद रखें, दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों को, एनीथिंग इन यूनिवर्स इज मैटर। तमाम चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो तमाम के तमाम क्या है, मैटर है। अब इस मैटर के बारे में साइंस की दुनिया में जब साइंस की इनिशिएटिव थी इनिशियल स्टेज में, तो इसकी तारीख़ में कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ फ़िलासफ़र्स ने इनके ऊपर तज्ज़िये की है। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये मैटर को कैसे इंटरप्रेट किया लोगों ने, कैसे जांच पड़ताल करके समझने की कोशिश की। तो सबसे पहली जो नेचर आती है मैटर की, वो आती है कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। मैं यहाँ पर
स्टूडेंट्स को ये भी बताता चलूँ कि इम्तिहान में कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में 12 सवाल पूछा गया है। FBIC के सिलेबस के मुताबिक जो केमिस्ट्री है उसमें साइड बुक्स इसके अंदर इसके बारे में डिटेल में कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में दिया गया है। ये भी ग्रीक फिलासफर्स का ही एक कंसेप्ट था। उसके मुताबिक वो ये कहते थे कि तमाम मटेरियल्स 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, या तो अर्थ है, या तो एयर है, या तो वाटर है, या तो फिर फायर है। अब इन तमाम 4 चीज़ों को मिला के फिर उन्होंने एलिमेंट कहा। तो मतलब ये है कि मैंने अभी कहा था कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें, एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में जो भी है मैटर है। तो कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर जो ग्रीक फिलासफर्स थे उनके मुताबिक भी ये मैटर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, और इन तमाम चीज़ों को मिला के उन्होंने इनको एलिमेंट का नाम दिया। अब ये जो कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर जो ही सामने आ गई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको कबूल किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया। जैसे कि अरिस्टोटल ने बिल्कुल इसको मनान तस्लीम करते हुए इस चीज़ को मज़ीद आगे प्रोसीड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस पर जो है ये कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अरिस्टोटल ने इस चीज़ को कबूल किया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिनमें डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट फिलासफर थे, ग्रीक फिलासफर, इसने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। नहीं करते हुए इसने फिर अपना एक जो है लॉजिक इसके ऊपर इसमें देने की कोशिश की कि ही प्रपोज दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्पस्कुलर पार्टिकल्स। उसने फिर ये कहा कि मैटर तमाम जो मैटर्स हैं ये कार्पस्कुलर पार्टिकल्स हैं। उसने भी कार्पस्कुलर की बात की। कार्पस्कुलर कहते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल्स, स्मॉल बहुत छोटे पार्टिकल्स को कार्पस्कुलर कहते हैं, या हम इसकी जगह में इनडिविजिबल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इस फिलासफर के मुताबिक ये था कि ये जो पार्टिकल्स मैटर्स हैं ये कार्पस्कुलर पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। अब जब इस साइंटिस्ट ने ये कहा तो अरिस्टोटल ने जो है कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के साथ एग्री किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर में मज़ीद वसअत देने के लिए फिर 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जिसे हम डेल्टन कहते हैं, जिसके बाद दुनिया के अंदर केमिस्ट्री की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ गई। डेल्टन ने एक थ्योरी को प्रपोज किया उस थ्योरी में उसने नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले केमिस्ट्री में याद रखें, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है पहली चीज़ की वो है मैटर, उसके बाद है एटम। अब मैंने आपको मैटर क्लियर कट समझाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं मैटर हमें समझ में आया तो हम केमिस्ट्री में हमने पहले कहा था कि केमिस्ट्री वो साइंस ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर को स्टडी करेंगे, जो कि हमने किया, मैटर की नेचर डिस्कस की। अब फिर मैटर को खुद ही एक मैटर है जैसे कि सॉलिड है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिस्कस करेंगे तो ये तो मैटर हो गया। अब इसमें आने वाली तब्दीलियों को भी डिस्कस करेंगे, उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो अब कैसे तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, आइस एक बर्फ का टुकड़ा है। अब इस बर्फ का टुकड़ा खुद मैटर है और ये इसकी फिजिकल स्टेट बताएं तो सॉलिड है इस वक्त। जब मैं इसको हीट अप करूं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जिसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। जब मैं इसको मजीद हीट अप करूंगा तो ये हीट अप होके वेपर्स में चला जाएगा जिसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। क्या हो रहा है? ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। सॉलिड मैटर, लिक्विड भी मैटर, गैस भी मैटर, अलग स्टेट से, फिजिकल स्टेट से। अब इनमें तब्दीलियां आ रही है। अब इन तब्दीलियों में हम इसको हीट कर रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, हीट कर रहे हैं तो गैस। अब गैस को कूल कर रहे हैं, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को कूल कर रहे हैं, सॉलिड बन रहा है। अब इन तब्दीलियों को डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेटली आप जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो वहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने वाले प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। लिक्विड से गैस, गैस से फिर दोबारा लिक्विड, लिक्विड से दोबारा सॉलिड। तो अब इस मैटर के और मैटर में आने वाली तब्दीलियों को डिस्कस करने वाली ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे कि एटम के बारे में जो डेमोक्रेटस ने जो एक आइडिया दिया था उसको मज़ीद वसअत देते हुए, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए डेल्टन ने 1803 में एक थ्योरी प्रपोज किया नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जिसे हम आज डेल्टन्स थ्योरी कहते हैं। याद रखें, डेल्टन ने केमिस्ट्री को वसअत
देने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो ये जो डाल्टन की थ्योरी है, ये चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमूमन सवाल बनाया गया है फेडरल बोर्ड में कि पास्चुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी को प्रपोज करें, लिखें। तो उसके मेन 4 पास्चुलेट्स है। सबसे पहले पास्चुलेट में डाल्टन कहता है कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जिस तरह पिछले साइंटिस्ट ग्रीक फिलोसफर का कहना था, इसी तरह डाल्टन ने उस बात को दोबारा रिपीट करते हुए कहा कि तमाम एलिमेंट्स छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बने हैं जिन्हें हम एटम कहेंगे। एक पास्चुलेट नंबर 2 में डाल्टन ने कहा कि एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब है? आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है? अगर हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स उठाएं, अब एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा है, उस छोटे टुकड़े को एटम कहा। फिर अगर उस दूसरी पास्चुलेट में कहा अगर हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट के, खास एलिमेंट के, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हम हाइड्रोजन को ले लें, लेट सपोज हम हाइड्रोजन के लेने के बाद हाइड्रोजन के 3 एटम्स ले लें, सबसे छोटे पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के एक एलिमेंट से सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स 3 ले लें, तो ये पार्टिकल्स आपस में आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है? आइडेंटिकल होने का मतलब इसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दे हैव सेम मास, उनका मास क्या होगा? सेम होगा, एंड वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम भी क्या होगी? सेम होगी। उनका मास भी सेम होगा और उनकी वॉल्यूम भी सेम होगी, आइडेंटिकल होंगे। 2 पास्चुलेट। तीसरी पास्चुलेट में डाल्टन ने ये कहा कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एटम या तो कंबाइन होते हैं, या तो सेपरेट होते हैं, या तो रीअरेंज होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स या मिलते हैं, या तो सेपरेट होते हैं, या तो रीअरेंज हो जाते हैं। ये डाल्टन ने नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करते हुए तीसरे पास्चुलेट में ये कहा। इसकी आखिरी पास्चुलेट में डाल्टन ने कहा एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। नए एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पर ये भी अगर इनडायरेक्टली कहें तो कुन फयकुन कहने वाला कोई है कह दिया, क्योंकि एटम को बनाना और डिस्ट्रॉय करना हमारी बस की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी के बाद मैंने पहले भी कहा केमिस्ट्री में एक बड़ी वुसअत आ गई। इसकी वुसअत की वजह यह है कि इस डाल्टन के पास्चुलेट्स के बाद वीकनेसेस आ गए। इसकी जो थ्योरी थी इसमें लिमिटेशंस आ गए। जैसे कि अब पहली जो पास्चुलेट है इसमें इसने ये कहा है कि एलिमेंट इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड साहब ने इस इनडिविजिबल पार्टिकल वाले को बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंट के ज़रिए परफॉर्म करके ये कहा कि नहीं भाई, एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। कैसे कहा? उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, एक पॉजिटिव पार्ट एटम के अंदर मौजूद होता है। तो अब देखो कि इतनी बड़ी केमिस्ट्री खुल गई। अब रदरफोर्ड खुल गया, उसके बाद फिर रदरफोर्ड के बाद बोहर आ गया, बोहर के बाद फिर अब मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप होती गई। पहली पास्चुलेट की वीकनेस ये थी कि एटम इनडिविजिबल है, जबकि एटम इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये इसकी वीकनेस थी। इसी तरह पास्चुलेट नंबर 2 में भी देखें तो डिफेक्ट निकल गई। कैसे? इसने कहा कि एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि दे हैव सेम मास एंड वॉल्यूम। इसने कहा कि अगर मैं पार्टिकुलर एलिमेंट, लेट्स सपोज मैं फिर उठाता हूँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स उठाता हूँ, सिंपलेस्ट सबसे छोटे पार्टिकल्स उठाता हूँ, ठीक, तो वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का क्राइटेरिया ये है कि मास सेम होगा और वॉल्यूम सेम होगी। अब ये भी इसकी वीकनेस थी। इस वीकनेस के बाद फिर हमारे पास, इसके डिफेक्ट्स के बाद
आइसोटोप्स बन गए। अब देखो आइसोटोप्स की दुनिया खुल गई फिर भाई कि डाल्टन ने ये कहा था कि सेम मास और सेम वॉल्यूम होता है, हालांकि ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हम हाइड्रोजन के ही पार्टिकुलर हाइड्रोजन अगर एक एलिमेंट है तो अगर मैं उससे हाइड्रोजन के अगर मैं 3 पार्टिकल्स ले लूँ स्मॉलेस्ट, जिन्हें हम एटम कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अगर मैं ले लूँ तो अब इसने कहा कि ये आइडेंटिकल होने चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं था। क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये जो आइसोटोप्स का हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हो सकता है कि मैंने लिया हो प्रोटियम, ये हो सकता है ड्यूट्रियम हो, और ये हो सकता है ट्रीट्रियम हो। अब ये देखो ये है पार्टिकुलर एलिमेंट के, हाइड्रोजन के ही है, लेकिन इसका मास सेम नहीं है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर सेम ना हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब डाल्टन की इन वीकनेसेस के बाद हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंसेप्ट भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास दो कंसेप्ट्स आ गए। एक को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसकी वीकनेस थी कि उसने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इंडिविजिबल कहा, हालांकि डिविजिबल है। दूसरी बात उसने कहा कि आइसोटोप्स अगर पार्टिकुलर एलिमेंट के अगर मैं एटम उठाऊं तो वो आइडेंटिकल होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट से जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो अब यहाँ आके इन वीकनेसेस के बाद साइंस मज़ीद खुलने लगी। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम एटम को प्रॉपर वे में डिफाइन के साथ इंशाल्लाह हम बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले एटम को ही डिस्कस करेंगे, इन वीकनेसेस को मद्देनज़र रखते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।